जय हिंद स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने आपको बताया था व्हाट इज ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर मींस कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन V is directly proportional to I, that is voltage is directly proportional to current, and after that we have solved few problems, we have taken few graph. So मैंने बताया कि वोल्टेज और करंट का जो स्लोप होता है वही आपका रेजिस्टेंस होता है और उसका फॉर्मूला मैंने दिया था V2 - V1 अपॉन I2 - I1। उस पर हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सॉल्व करने को, डेट इज प्लॉट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग डाटा ओवर ग्राफ एंड फाइंड रेजिस्टेंस आई नॉट एंड वी नॉट। तो ये आई नॉट है एंड दिस इज वी नॉट। ओके, सो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। मैं आपको बता इसका सोल्यूशन क्या है। ओके, सो लेट्स सी नाउ। सिंपल, फर्स्ट वे विल, जैसे मैंने बताया था, पहले हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ पेज लेंगे या सिंपल एक रफ हैंड ग्राफ मतलब दो एक्सेस बनाएंगे। अच्छा, आपने 9th क्लास में आई थिंक आपने क्या किया होगा, ग्राफ को हमेशा आप ऐसे बीच में बनाते होंगे, लेकिन हम लोग ऐसा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि देखिए हमें सिर्फ इस कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अगर ये पॉजिटिव हो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, सो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है हमें सिर्फ इसका यूज़ करना है, इसलिए हम इसको मतलब इसके ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट। नाउ वी नीड टू प्लॉट वोल्टेज 3, 6, 12, 18। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो वोल्टेज ले रहा हूँ वो 3 के ही रेंज में ले रहा हूँ। मीन्स दिस इज 3, दिस इज 6, 9, 12, 15, 18. Okay, this is 18 and this is in volt and this is in ampere. Okay, so this is 3, 6, 9, 12, 18 and corresponding। अच्छा, एक और है V नॉट है। अच्छा, V नॉट कहाँ आएगा हमें पता नहीं है अभी, तो हमसे लाइन छोड़ देते हैं वहाँ पर। I is 2, 4, 8, I नॉट and 16। so let's say plot 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ओके, आई नॉट हमें आई नॉट भी निकालना, पर हमें नहीं पता आई नॉट कहाँ पर, इसलिए हम उसके लिए स्पेस छोड़ दिए हैं। ओके, अच्छा, देयर इज वन 16 ऑल्सो, 12, 14, 16, दिस ऑल इन एम्पियर। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज x, y हम पॉइंट लिखते हैं तो होगा 2, 3। तो दिस इज 2 and 3। सो आई होप आपको क्लियर होगा, ये होगा हमारा 2, 3। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, 2, 3, x, y। हमने x पे i को प्लॉट किया, y पे b को प्लॉट किया है। ओके, सो दिस इज 2, 3। नेक्स्ट वन इज, आई होप आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आप देख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज 4, 6। दिस इज 4 एंड दिस इज 6। अच्छा, ये 6 नहीं, दिस इज 4 और y पे 6 है, तो ये होगा हमारा, this will be 4, 6. Okay, next one is 8, 12. This is 8 and 8, 12. Okay, this point is 8, 12. Okay, next point is I नॉट, 18। सो हमें आई नॉट नहीं पता है। अच्छा, 3 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो इन 3 पॉइंट की हेल्प से हम प्लॉट करेंगे अब ग्राफ। इन तीनों पॉइंट की हेल्प से हम प्लॉट करेंगे ग्राफ। सो वी विल यूज ए स्केल एंड द बेस्ट फिट लाइन वी विल ड्रॉ पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। आई होप क्लियर दिख रहा होगा कि ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर आएंगे। ओके, एक्चुअली ये पासिंग थ्रू ओरिजिन भी आएगा, पर अब पासिंग थ्रू ओरिजिन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप देख पा रहे हैं मैंने 0 से 3 इतनी दूरी दी है और 3 से 6 में मैंने अलग डिस्टेंस दिया, इसलिए ये ओरिजिन से पास नहीं दिखता है। लेकिन फॉर श्योर दिस विल पास थ्रू ओरिजिन, दिस लाइन, क्योंकि अगर I 0 होगा तो V भी 0 होगा, तो 0, 0 भी एक पॉइंट होगा, तो इसलिए 0, 0 भी पॉइंट है, इसलिए ओरिजिन से पास होना जरूरी है। अच्छा, अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे मीन्स एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पर, तो आपको एग्जैक्टली दिखेगा 0 से पास हो रहा है और हम ग्राफ से ही इसका आंसर भी निकालेंगे बेसिकली। अच्छा, तो हमें जो नेक्स्ट पॉइंट दिया, अच्छा हमारे पास एक और पॉइंट था 16, लेकिन ठीक है V नॉट हमें निकाला था। हमें फाइंड करना I नॉट, करस्पॉन्डिंग वोल्टेज इज 18 वोल्ट।
तो 18 वोल्ट, इसको फाइंड कैसे करते हैं? 18 वोल्ट से एक आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू आई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस और कैसे आई एक्सिस मींस करंट एक्सिस। 18 से एक लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच टच दिस ग्राफ द स्ट्रेट लाइन वी हैव ड्रॉन। तो एक्चुअली से रफ हैंड से नहीं करना है, इसे आपको स्केल से ही करना है, बट आई एम डूइंग इट विद सर। ओके, अगेन अगर फिर जिस पॉइंट पर ये ग्राफ को कट करेगा फिर वहां से एक और आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और कैसे पैरेलल लाइन टू द वोल्टेज एक्सिस ऑन दिस लाइन, और एक से परपेंडिकुलर ऑन दिस करंट एक्सिस। तो इस लाइन पे एक और परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका आंसर आएगा 12। सो दिस विल बी करस्पॉन्डिंग आर, दिस विल बी आर आई नॉट। ओके, सो आई होप वो क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट वन इज हाउ टू फाइंड, okay, this line, how to find this is V naught corresponding to 16 ampere current. So again draw a line parallel to the 16 on the graph, और आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आपका ग्राफ से आंसर आएगा। बेसिकली ये मेरे जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है उससे ये ऊपर चला जा रहा है। सो 18, दिस विल बी 21, दिस विल बी 24। तो ये होगा हमारा, दिस विल बी आर V नॉट। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे 12 हमारा 12 एम्पियर आई नॉट आया, कैसे 24 वोल्ट V नॉट आया है। अच्छा, तो ये एक तरीका हुआ, लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास एक और तरीका बताया था, आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ से। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो तरीका हमने यूज़ किया इसे कहते हैं यूज़ ऑफ ग्राफ। बाय यूजिंग ऑफ ग्राफ हमने फाइंड किया है। अब मैं आपको यूज़ ऑफ फॉर्मूला बताता हूँ। बेसिकली तो हमें पता है R इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। व्हाट इज रेजिस्टेंस? आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लीजिए किसी भी दो पॉइंट, हमें 3 पॉइंट तो पता ही नहीं, किसी दो को ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ 2,3 और 8,12। सो लेट मी फाइंड आउट फर्स्ट R। सो I1, दिस इज 1, I1 V1 X Y, दिस इज पहले मैं ले रहा हूँ 2,3 और I2 V2 आई एम टेकिंग इट एज 8,12। ओके, I1 this is I1 V1, I2 V2। okay, V2 answer, this is 12 minus 3 upon 8 minus 2। तो R will come as 12 minus 3, that is 9, and 8 minus 2, this will come as 4। that's clear? sorry, this will be 6, not sorry, 3 3 9, 3 2 is 6, this is 3 by 2। तो R will come as 1.5। अच्छा, मैंने आपको शायद बताया कि इसकी यूनिट ओम होती है, हालांकि इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो रेजिस्टेंस पे डिस्कस करने वाले हैं, पर अब अभी आप मान लीजिए कि इसकी यूनिट ओम होती है, हालांकि इसकी ऐसा यूनिट है। ओके, सो आर हमारा आ गया 1.5। नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस आई नॉट? सो आई नॉट को आपको क्लियर होगा कि जो आई नॉट है किसके करस्पॉन्डिंग है? 18 के, मतलब कि व्हेन करंट इज आई नॉट, वोल्टेज इज 18 वोल्ट। ओके, सो अगेन नाउ R is equal to V2 minus V1 अपॉन I2 minus I1। अब हमें फाइंड करना है I नॉट। अच्छा, तो मैं V2 और I2 मैं ले रहा हूँ I2 मीन्स दिस I2 V2 X Y, इसे मैं ले रहा हूँ। अच्छा, मैं I2 V2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप नॉर्मली X Y लिखते हैं, इसलिए मैंने, और X पे हमने करंट को रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो इसलिए मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप इसको अगर किसी और फॉर्म में लिखें तो भी सही है, आप ऐसे लिखें कि V2 इज इक्वल टू 3, I1 इक्वल टू 2, तो भी आपका सही होगा, आप जैसे वैसे लिख सकते हैं। I2 ही तो शायद हमें निकालना है, डेट इज I नॉट, एंड V2 इज 18। अच्छा, नाउ I1 V1 किसे लें? किसी को भी ले सकते हैं आप इसे ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं, क्योंकि तीनों ही पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है। सो मैं 4,6 लेता हूँ, ओके 8,12 लेता हूँ। Okay, so I'm taking 8,12। now R की value we know R value, that is 1.5। 1.5 is equal to V2। V2 is 10, sorry, this is not 10, this is I not। V2 is this 18 minus V1 is 12, I2 is I not, I1 is 8। okay, so
आई होप आपने ऐसे सॉल्व किया होगा और आपका आंसर आया होगा। तो ओके, लेट्स फाइंड क्या आंसर आएगा। सो 1.5 मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मैं लिखूंगा 1.5 इन ब्रैकेट आई नॉट माइनस 8, 18 माइनस 12 6। ओके, सो इसे मल्टीप्लाई करें दिस विल कम एज 1.5 आई नॉट माइनस 15 इंटू 8 और 1.5 इंटू 8 इट विल कम एज 12, या फिर आप ऐसे करें 15 टू 8 120, एक पॉइंट डेसिमल है तो ये 12 होगा, या आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, दिस 6, नाउ दिस विल गो दैट साइड, सो 1.5 आई नॉट, दिस विल गो दैट साइड, so 12 plus 6 that's 18, so I naught is equal to 18 by 1.5. now multiply 10 on means numerator denominator, so this will get cancelled, 3 5 18, 3 6 3 5 is 15, 3 6 18, 5 2 10, 6 2 is 12 and I naught divided by 2, सॉरी ये कैंसिल हो गया क्योंकि इससे 10 मल्टीप्लाई हुआ था, so 6 into 12, so I naught will come as 12 ampere. Okay, so I hope this is how you have find I naught. मैं बहुत मतलब एक शॉर्ट स्टेप प्रोसेस में फाइंड करता हूँ यहाँ पर V नॉट, मैं ओरली बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं लिख रहा हूँ। सो फर्स्ट स्टेप इज R इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई I2 माइनस I1, R 1.5 है, V2 है आपका, अच्छा V2 को मैं ये लेता हूँ V2 I2, तो V नॉट एंड V1 I1 मैं सेम ले रहा हूँ, मतलब V1 I1 कहाँ गया, V1 I1 मैं इसे सेम ले रहा हूँ, तो 12 अपॉन करस्पॉन्डिंग करंट वॉज 16 एंड I1 is 8. ओके, 16 minus 8 8, 15 into 8 12, V नॉट माइनस 12। आई होप अगर आप उसे सॉल्व करें तो V नॉट विल कम एज 24 वोल्ट। ओके, सो आई होप दिस विल क्लियर। जैसे कि आप देखें, आप ग्राफ से भी देख पा रहे हो कि इसका आंसर 24 ही आया था। हालांकि मैंने थोड़ा सा इसमें मतलब आप कैसे बाइसिंग की थी, क्योंकि मुझे आंसर चूंकि पता था तो मैंने जबरदस्ती यहाँ मार्क कर दिया 24, बट लेकिन बिलीव मी अगर आप ग्राफ पेपर पे कर रहे थे एग्जैक्टली आपका आंसर 24 आएगा। आप इसमें कोई मतलब आपको डाउट हो तो मैं कहूँगा कि आप ग्राफ पेपर कर लीजिए, आपका आंसर एग्जैक्टली 24 आएगा। ओके, सो ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर कूलॉम्स लॉ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और मैं कूलॉम्स लॉ कराना चाहता हूँ, ए सिंपल वन, दिस नॉट वेरी means kind of tough question. Okay, so next question is, now question is find voltage V naught and current I naught in following shown figure. Oh, this question mark will be here. So diagram is something like this. Okay, this is battery, in question it will not be mentioned. This is मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V नॉट, इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया गया प्लस माइनस अक्रॉस दिस। द करंट इज 10 एम्पियर। दिस व्हाट यू कैन से, दिस इज this resistance is given as 1.5 ohm, and here this is given as plus minus, this is given as 5 volt, and resistance value is given as, sorry, we need to find out current, this is I naught, we need to find out this I naught, and this is given as 2.5 ohm. ओके, सो पहले पॉइंट मैं वो कुछ बातें पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है,
रियली अगर आप ओम्स लॉ को ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ये है कि क्वेश्चन बहुत देखने में बड़ा है, इसलिए स्टूडेंट इसको देखते ही छोड़ देंगे। ये ट्रुथ है, मतलब स्टूडेंट देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डाटा दिया है और हमें बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं है कि कौन सा पॉइंट क्या है, क्या निकालना है, तो देखते ही स्टूडेंट इसको बेसिकली छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन रियली बहुत ईजी है और आप इसे मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। आपको अगर आप ओम्स लॉ क्लियर है तो आप इसको आंसर फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ कुछ डाटा है पुट करने हैं और इसमें मतलब आपको बेसिकली ये जो सारे पॉइंट लिखे हैं प्लस माइनस ये सब आपको डाउट से बचाने के लिए है कि आपको क्लियर रहे कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है। ओके, सो मैं सॉल्व करता हूँ। अगर आप इसको देखें, ओम्स लॉ क्या कहता है? अगर किसी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज V0 होगा, करंट I होगा और रेजिस्टेंस R होगा, सो I विल बी इक्वल टू V बाई R. Okay, this is said by Ohm's law, or you can say in some other way that V is directly proportional to R. Okay, V is equal to IR. This is Ohm's law. और मैंने पहले ही बताया है कि ओम्स लॉ आपका किसी भी सर्किट के एक पार्ट पर लगता है। ये छोटा सा पार्ट इस पे लगेगा ओम्स लॉ, इस पे लगेगा ओम्स लॉ। पूरी सर्किट पे एक साथ अगर आपको लगाना तो उसे किरचॉफ लॉ कहते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ रेजिस्टेंस के बाद। अच्छा मैं एक बात, अरे ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद उसको डिस्कस करेंगे। I is equal to V by R and V is equal to I bar. This is the Ohm's law. Now what is I is given as 10 ampere. Let's put it. Okay, पहले मैं पुट कर लेता हूँ आपको एक इजी में 10 ampere. Okay, this data. What is voltage given as? We need to find out voltage, that is V0, and that is we need to find V is V0. What is resistance? Resistance is given as 1.5 ohm. Put the data, get the answer type thing. So again put the data. I is equal to 10, V is equal to V0, R is 1.5, cross multiply this side, so V0 we will get as 10 into 1.5 as 15 volt. As easy as that. Okay, so I hope clear होगा। अब सिंपली आप इसे फाइंड कर सकते हैं। अगेन आई एम गोइंग फॉर अ वेरी शॉर्ट मेथड। मैं एक बार लिख देता हूँ, लेकिन I नॉट वी नीड टू फाइंड। यस, V इज 5 वोल्ट। अच्छा आप कंफ्यूज मत होइए, ये क्या है, ये वोल्टेज बता रहा है, ये क्या, ये वोल्ट है। ओके, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो इसे यहाँ का जो चूंकि हमने सिंबल जो वोल्टेज यूज़ करते हैं वो ही यूज़ करते हैं, उसकी जो यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं वो भी होती है, तो ये कंफ्यूजन में रखिएगा। दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज 5 वोल्ट। ओके, इसे रीड करते हैं। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2.5 ओम या 2.5 ओम। पुट द डाटा एंड गेट द आंसर। सो I इज इक्वल टू V बाई R। अच्छा एक पॉइंट और कि सर ये फॉर्मूला यूज़ करना, ये फॉर्मूला यूज़ किसी को यूज़ करिए, अब कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट यूज़ करते तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। V नॉट इज इक्वल टू I इंटू 10, 15 वोल्ट डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज I इज इक्वल टू V बाई R। तो दिस इज V बाई R, दिस इज V बाई R। लेट मी राइट वंस फॉर्मूला। सो I नॉट will come as 5 by 2.5. I hope this will get clear to you that I naught will come as 2 ampere. That is the answer we need. Okay, so I hope आपको क्लियर होगा। Now अब मैं अच्छा एक और क्वेश्चन, मैं आपको दो बातें और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो एक ही क्वेश्चन में मैं आपको दो बातें बताता हूँ। एक्चुअली ये पॉइंट्स हैं, इट्स नॉट रियली क्वेश्चन। Find the voltage across the given short circuit. Basically I am going to define what is short circuit in terms of from the view of Ohm's law. Okay, so ये एक है और यहाँ पर ये एक शॉर्ट सर्किट है। ओके, अच्छा जब शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे मान लीजिए जैसे ये दो अलग अलग पॉइंट रहे होंगे किसी नेटवर्क में, किसी सर्किट में ये दोनों अलग अलग पॉइंट रहे होंगे। किसी कारण से हमने एक कंडक्टर से, यू कैन से रेजिस्टेंस ऑफ 0 ओम से हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। इसी प्रोसेस कहते हैं शॉर्ट करना। अच्छा अभी आप क्लियर होगा एक्जैक्टली शॉर्ट किसे कहते हैं। सो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना होगा, डेट इज वेरी स्मॉल, और यू कैन से डेट इज 10:0। इक्वल टू 0 नॉर्मली इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स के टर्म्स में एक्जैक्टली 0 नहीं हो सकता। ओके, इसीलिए मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 10:0। अगर से R इक्वल टू 0, अगर आप 10th क्लास में इक्वल टू 0 लिखे तो भी गलत नहीं होगा। ओके, करंट इज गिवन एज समथिंग 5 एम्पियर।
let's say 5 ampere, you can take 1 ampere. Across the voltage given short circuit, find the voltage across given short circuit. Okay, now what do you mean by short circuit I am defining, but आपको इसमें क्या फाइंड करना, वोल्टेज. करंट आपको क्लियर है, रेजिस्टेंस क्लियर है, रेजिस्टेंस कितना है 0 और करंट कितनी है 5. तो R 0 है ओम एंड I इज 5 एम्पियर. नाउ आई एम डिफाइनिंग V. अब इससे क्लियर होगा V इज इक्वल टू IR. सो व्हाट इज V हियर? V इज इक्वल टू 5 इंटू 0. दिस विल कम एज V इज इक्वल टू 0 वोल्ट. तो यहाँ पे करंट कितनी है? करंट है 5 और R कितना है? डेट इज टेंस टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0, डेट इज टेंस टू 0 और भी हमने 0 पुट किया है. तो वोल्टेज हमारा कितना आया? 0 वोल्ट. अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए 5 एम्पियर नहीं होता, ये 10 होता. लेट्स से दिस इज समथिंग नोन एज 10. ओके, नॉट आई एम नॉट चेंजिंग. मान लीजिए ये 10 होता, दिस इज 10. तो यहाँ 10 होता, यहाँ 10 होता, तब ये कितना आता? 0. मान लीजिए 1000 होता, ये 1000 होता, ये 1000 होता, लेकिन तभी आंसर कितना आता? 0. मान लीजिए ये 1 करोड़ होता, एक 10 करोड़ होता या 100 करोड़, मान लीजिए जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी आप दिमाग में एक बार में सोच सकते हैं उससे सोच लीजिए. वो यहाँ होता, लेकिन फिर जब मल्टीप्लाई करते तभी आंसर कितना आता? 0. तो इट मीन्स, अच्छा सारे केसेस को फिर से एक बार देखिए. 5 लिया था, फिर 10 लिया था, 100 लिया था, करोड़ लिया, फिर 10 करोड़ लिया, या मैक्सिमम जो भी लिया. सब में रेजिस्टेंस सब में कितना था? 0. और वोल्टेज कितना था? 0. लेकिन करंट क्या था? सब में अलग अलग था. यही डेफिनेशन होती है शॉर्ट सर्किट की. इन अ शॉर्ट सर्किट वोल्टेज रिमेन्स 0, करंट इज वेरी स्मॉल, बट सॉरी आई एम मिस स्पेल वन वर्ड. इन शॉर्ट सर्किट current is very small, voltage is 0, but current can be anything. means यहां पे जो करंट होगा ये I नॉट होगा. लेट्स से दिस I नॉट. ठीक है, करंट क्या होगा आपका? I नॉट. और वोल्टेज कितना होगा आपका? सो अगेन आई एम पुटिंग इट हियर एज I नॉट. और वोल्टेज कितना होगा आपका? 0 वोल्ट. इसी को डिफाइन करते हैं शॉर्ट सर्किट. जब भी कोई ऐसा पैरामीटर आप सर्किट में देखें जहां पे वोल्टेज 0 हो रहा हो, करंट कुछ भी हो और रेजिस्टेंस 0 हो, तो आप उसे कहिए ये क्या है? शॉर्ट सर्किट. ओके, सो आई होप दिस विल बी क्लियर. अच्छा, एक और पॉइंट, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं. तो मैंने आई होप डिफाइन किया आपको व्हाट इज शॉर्ट सर्किट. द कंडीशन इन अ सर्किट व्हेन वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज 0, रेजिस्टेंस इज वेरी नेग्लेजिबल एंड करंट कैन बी एनीथिंग. अच्छा, करंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. करंट स्मॉल हो, ये भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. एक पॉइंट, एक स्टूडेंट ने कभी क्वेश्चन पूछा था मुझसे, सर यहाँ पे एक पॉइंट है कि V आपने बताया ना V इक्वल टू आई आर, पर आपने एक बात और बताई I इक्वल टू V बाई आर. अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मैं कहूँगा I नॉट, करंट इज I नॉट. व्हाट इज V? V इज 0. व्हाट इज R? R इज 0. तो I इज इक्वल टू 0 बाई 0. सर क्या 0 बाई 0 I नॉट के इक्वल होगा या 5 में पहले 5 में इक्वल होगा? नहीं. व्हाट इज 0 बाई 0? मैं आपको इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हायर क्लास की थोड़ी सी बात है, इसलिए. और मैं बता दूं कि आप सिलेबस के एक्सट्रीम को टच कर रहे हैं, मतलब इससे आप आगे जाएंगे तो आप सिलेबस के बाहर चले जाएंगे. बस थोड़ा सा वो डिटेल दे रहा हूँ, इसलिए मुझे डिफाइन करना था शॉर्ट सर्किट. मैं अपना बेसिक इंटेंशन समझा रहा हूँ. व्हाट इज 0 बाई 0? दिस इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म. इनडिटरमिनेट फॉर्म. अब फिर बात है व्हाट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म. तो मैं बता रहा हूँ कि हायर ऑर्डर 11th क्लास मैथमेटिक्स है, 12th क्लास मैथमेटिक्स है बेसिकली. डिफरेंशियल आप पढ़ेंगे व्हाट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म. 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं. 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 टू पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0, 1 टू द पावर 0. ऐसे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं. इनके बारे में आपको अभी कोई डिस्कशन नहीं करना. बस मैं ये बता रहा हूँ कि I नॉट यहाँ से 0 बाई 0 है, लेकिन आप ये कहते हैं सर क्या 0 बाई 0 I नॉट 5 में इक्वल होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है. ओके, यहाँ से आप I नॉट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट मैंने आपको क्लियर किया कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि जब वोल्टेज 0 हो, रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल हो, मतलब नेग्लिजिबल हो, या कंडक्टर इसे कहते हैं नॉर्मली, और करंट आपकी कुछ भी हो सकती है उस केस में. मैं आपको इतना शॉर्ट क्लियर कर सकता हूँ. अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें ना, दिस इज V, दिस इज I. व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज 0. What is resistance? Resistance 0.
और करंट आई नॉट है, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, देखिए पूरी एक्सिस भर ऐसे ग्राफ मिलेगा, पूरा एक्सिस। अब इस पर हम और डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप फिर से मैं बता रहा हूँ आप सिलेबस के एक्सट्रीम पर हैं। ओके, अब मैं एक पॉइंट और डिफाइन करता हूँ, दैट इज नोन एज ओपन सर्किट। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि मैं दोनों को क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि हम आगे से यूज़ करेंगे और थोड़े से बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक होते हैं चूँकि। और मैं बता दूँ कि लास्ट 2-3 साल में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्वेश्चन भी आए हैं बोर्ड में। नाउ फाइंड द करंट across the given short circuit. So this is the short circuit. Sorry, मैंने I misspelled that word. This is open. Okay, sorry. This is open circuit. Okay, find the current across the given open circuit. That is open circuit. नाउ यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, ये करंट फाइंड करनी है। वोल्टेज कितना है, लेट्स से दैट इज 1 वोल्ट, एक है 1 वोल्ट है, मैं ठीक है वोल्ट नहीं लिख रहे हैं, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। करंट कितना होता है यहाँ पे, करंट टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो बेसिकली आपने शॉर्ट का, अच्छा आपने शॉर्ट पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा, आपने नॉर्मल लैंग्वेज सुना होगा कि शॉर्ट हो गया है, ये कोई सर्किट खराब हो गई है। तो शॉर्ट का बेसिकली आप मतलब क्या समझते हैं, शॉर्ट का मतलब होता है जीरो रेजिस्टेंस, सही है। शॉर्ट का मतलब वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन बेसिकली शॉर्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब V इज इक्वल टू जीरो। ओके, शॉर्ट सर्किट कैसे डिफाइन होती है, V इज इक्वल टू जीरो, मतलब हमेशा इसमें वोल्टेज देखिए हर जगह जीरो है, करंट कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस बहुत इसमें छोटा ही रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो ही है, क्या आप देखिए इसका स्लोप जीरो ही है। ओके, नाउ आई एम डिफाइनिंग व्हाट डू यू मीन बाय करंट, ओके, इन द ओपन सर्किट। तो सिंपल यूज फॉर्मूला, अच्छा ओपन सर्किट मतलब क्या होता है, करंट रेजिस्टेंस इज एक्सट्रीमली हाई, मतलब कि ये प्योरली इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, करंट के पास कोई ऐसा पाथ नहीं है कि वो इस पॉइंट तक रीच कर सके विदाउट गोइंग थ्रू अ लार्ज रेजिस्टेंस, जैसे कि एयर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अगर आप दो सर्किट को, दो वायर को ऐसे ओपन छोड़ दें तो उसमें करंट फ्लो नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या बहुत हाई है, वोल्टेज हमने 1 वोल्ट लिया है और मैं फाइंड कर रहा हूँ I। सो I इज इक्वल टू V बाई R बाई ओम्स लॉ। ओके, लेट मी राइट I, we need to find out what is V is 1 volt हमने लिया है, and R is infinite, what is 1 by infinite, that is 0। अब फिर से सोचिए, यहाँ 1 की बजाय 2 होता तो भी जीरो आता, 100 होता तो भी जीरो आता, 1000 लाख करोड़ तब भी जीरो आता। मतलब सेम केस में ओपन सर्किट में थोड़ी सी सिमिलरिटीज हैं, इसमें वोल्टेज जीरो होता है, इसमें करंट जीरो होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो ओपन सर्किट में हमारा जो करंट होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो, और वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। सो आई एम राइटिंग हियर वोल्टेज एज, आई एम टेकिंग वोल्टेज एज V नॉट एंड दिस इज ऑल्सो V नॉट। तो वोल्टेज हमारा V नॉट है और करंट हमारा क्या होगा, जीरो। ओके, सो voltage is V नॉट एंड करंट इज जीरो, और करंट यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि बीच में आपका जो रेजिस्टेंस वो कितना, इनफाइनाइट। तो करंट हमेशा क्या होगा, जीरो, और आपका जो वोल्टेज होगा वो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग, एंड रेजिस्टेंस इज वेरी एक्सट्रीमली हाई। ओके, सेम एक पॉइंट यहाँ पर भी सर, जैसे कि मैंने ये बताया ना कि I स्क्वायर V बाय R, अगर एक स्टूडेंट का डाउट आप ऐसे पूछ सकते हैं, V इज इक्वल टू IR ये है, तो मैं लिख सकता हूँ I क्या है यहाँ पे, जीरो, व्हाट इज R, इन्फिनिटी। तो सर क्या जीरो इंटू इन्फिनिटी V नॉट के बराबर होगा, अगर ये 1 वोल्ट था क्या 1 वोल्ट बराबर होगा, नहीं, ये 1 वोल्ट बराबर नहीं होगा, ये भी एक आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगेन छोटा सा पॉइंट, अगर आप इसकी ग्राफ को प्लॉट करें
दिस इज आई, दिस इज वी। अच्छा, आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो मैं बता दूं, इसमें अगर कोई डाउट है डोंट वरी, यू आर गुड टू गो। इसमें प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम है ना, जो मतलब चिंता मत कीजिए। ये मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको बस आपके डाउट के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो ये आपके यहाँ से आपके सिलेबस का पार्ट नहीं हो रहा है, ये एक्सट्रीम में चले जा रहे हैं आप सिलेबस के। अगर आप वी बाई आर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, मतलब ऐसे पूरी एक्सिस आएगी। ओके, सो यहाँ पर v, दिस इज i। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना होगा, इन्फिनिटी, और इसका स्लोप कितना होगा, 0। आई होप आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा मैथ में स्लोप के बारे में। तो इस केस में स्लोप कितना होता है, इन्फिनिटी, और इस केस में स्लोप कितना होता है, 0। ओके, सो मैंने आपको अभी तक मैंने आपको इस चैप्टर में तक क्या बताया, ओम्स लॉ, और उसके बेस से मैंने डिफाइन की ओपन सर्किट करंट, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, और कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं। इन दोनों को, ये जो ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट है, मैं इसको कह सकता हूँ एक्सट्रीम एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि इसमें करंट हो जा रहा है 0, इसमें वोल्टेज हो जा रहा है 0, इसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसमें इस केस में रेजिस्टेंस आपका 0 है। ओके, सो in short, if you want me to write, so I'm writing as short circuit. First I'm writing short circuit. Short circuit means voltage is 0, resistance is 0, or you can say negligible, or you can say very small. Current can be anything, और यू कैन से एक्सट्रीमली हाई, नॉर्मली टर्म्स कहते हैं, क्योंकि आप ऐसे भी देखें ना कि एग्जैक्टली होता नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल केस है, ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल में क्या होगा, अच्छा मैं थोड़ा सा बस आपको बता दूँ, थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट जब जैसे प्रैक्टिकल बहुत जुड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकली ये होता है कि रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है। लेट्स से you can take it as this value, you can take it as 0.001, okay, in 0.001, and this resistance is 0.001, and voltage is also very small, okay, you can say something as 1 volt। तो अगर आप 1 को 0.001 से डिवाइड भी करें ना, मल्टीप्लाई भी करें ना, ओके, सो वोल्टेज मैंने कितना कहा, वोल्टेज मैंने कहा 1 वोल्ट, लगभग बहुत स्मॉल है, और रेजिस्टेंस मैंने कहा 0.001। तो अगर आप आई को देखें, करंट को, तो अगर आप 1/0.001 करें तो भी आपका 100 एम्पियर आएगा, और 100 एम्पियर बहुत बड़ी करंट है। इन मीन्स रेगुलर लाइफ 100 एम्पियर रियली बहुत बड़ी करंट होती है। क्योंकि अगर मैं ऐसे समझाऊं कि आपका जो फ्रिज है, क्योंकि नॉर्मली घर में फ्रिज होता है तो फ्रिज का रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो फ्रिज में आपने देखा फ्यूज़ लगे होते हैं, और उस फ्यूज़ की रेटिंग होती है 5 एम्पियर, जो एक मतलब यू कैन से एक स्कूल की जो मतलब अगर आप लिखते हैं 24 क्लासरूम्स का एक स्कूल है, और उसकी आप बात करें करंट की, तो उसकी मैक्सिमम रेटिंग होती है 30 एम्पियर, 35 एम्पियर, मैक्सिमम यू कैन से 40 एम्पियर। तो 100 एम्पियर करंट वो रियली बहुत बड़ी चीज़ है। और एक व्यक्ति के लिए मतलब फॉर 1 पर्सन, एक व्यक्ति मतलब भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर किसी को अगर करंट 1 एम्पियर का करंट का झटका लगता है तो भी उसकी डेथ हो सकती है। अगर आपके हार्ट से 1 एम्पियर करंट फ्लो करो तो भी आपकी डेथ हो सकती है। तो 1 एम्पियर करंट बहुत बड़ी चीज़ है इनफैक्ट, और 100 एम्पियर करंट रियली बहुत बड़ी चीज़ है। तो बेसिकली क्या होता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वोल्टेज बहुत कम ही होता है, एग्जैक्ट 0 नहीं होता, थोड़ा सा मतलब कम, लेकिन कम होता है, समथिंग जैसे 0.1 वोल्ट, और रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो करंट आपकी बेसिकली बहुत ज़्यादा होगी शॉर्ट प्रैक्टिकल केस में। लेकिन आप आइडियल केस की बात करें तो करंट कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज 0 का, रेजिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल होगा। Similarly, in open circuit, which we have discussed just above, current will be 0, resistance will be infinity. This can extremely high, okay. Voltage can be anything. We cannot determine by this formula, this is independent form, okay. So
आई होप आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। नाउ लेट्स टॉपिक अ न्यू टॉपिक दैट इज रेजिस्टेंस। ओके, सो what do you mean by resistance? Okay, so resistance is the property of a conductor that opposes the flow of current. रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर डेट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, मतलब एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो का अपोज करे, वही रेजिस्टेंस है बेसिकली। सो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर डेट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ओके, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसके बारे में मैंने बताया था। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओके, तो ये बेसिकली जो ओम्स साहब थे उन्हीं के नाम पे रखा गया है, तो दिस इज ओम्स। अच्छा, एक बात फिर मैं क्लियर कर दूं कि ओ स्मॉल होगा, इस कैपिटल मत करिएगा नहीं तो नाम हो जाएगा। दिस इज ओम। ओके, इस ओम का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है, द साइन ऑफ रेजिस्टेंस ओम, डेट इज ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बुक में एक्चुअली मेरी राइटिंग ऐसे ही है बहुत शानदार, तो आप इसको बुक से देख सकते हैं। ओम। एक और है इसका कहते हैं मो इनवर्स, सॉरी नॉट मो, डेट इज, इसको ऐसे बनाते हैं। चलिए मैं यहाँ छोटा सा बनाता हूँ, ऐसे समथिंग देखिए, इसको ऐसे बनाते हैं और यहाँ -1 लगाते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, बाहर है, लेकिन हाँ होता है। अगर कहीं वन वर्ड क्वेश्चन में आ गया तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा होता है, ये सही है। इसको उल्टा बना के ऐसे बनाते हैं, तो दिस इज समटाइम्स कॉल्ड इन्वर्ट बेल टाइप शेप, जैसे बेल है ना वैसे बेल टाइप शेप, इन्वर्टेड बेल टाइप शेप इसे कहते हैं। सो साइन ऑफ रेजिस्टेंस ओम, दैट इज ओम। ओके, नाउ वी विल रिप्रेजेंट इट बाई आर। ट्रेडिशनली है, क्योंकि ट्रेडिशनली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहीं बुक में देखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, जो यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन आर ही यूज़ किया जाता है बेसिकली। ओके, सो इसके रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया, मतलब इसके रिप्रेजेंटेटिव के लिए यूज़ किया जाता है आर। एक और पॉइंट छोटा सा, अच्छा फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, लेट मी राइट इट अगेन वंस। आर इज इक्वल टू V बाई आई। व्हाट इज V? दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट। मैं डिफाइन करता हूं एक पॉइंट, 1 ओम यहीं से डिफाइन होगा। देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1, अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा, 1/1। भाई ऐसा तो होगा नहीं ना। अच्छा, 2/2 भी कर सकते हैं, पर बेसिकली 1/1 में डेफिनेशन दी जाती है, ठीक है। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। मतलब कि अगर किसी कंडक्टर से एक वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, तो हम कहेंगे जो हमारा कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। सो आई एम राइटिंग इट एज, इफ पोटेंशियल डिफरेंस of 1 volt produces a current of 1 ampere, then resistance is okay, then the resistance is said to be equal to, or you can say equivalent to 1 ohm. That's the definition of 1 ohm. Okay. सो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले नॉर्मली स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर रेजिस्टेंस आखिर अच्छा इसका मैं रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ।
representation, or you can say circuit representation. Okay, representation of resistance in, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बट टू मीन्स जस्ट इन फ्लो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ. सो दिस रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग लाइक दिस. ओके, आई थिंक आपको क्लियर ही होगा. आपने अच्छा अगर इसको ऐसे ऐसे मतलब वेरिएबल का रिप्रेजेंट बना दिया है टेंट का, तो वो हो जाता है रिहोस्टेट. दिस इज रेजिस्टेंस आर. ठीक है, नॉर्मली ऐसे लिखा, उसके नीचे उसकी वैल्यू लिखी रहती है. तो स्टूडेंट पूछते हैं सर एक्चुअली देखने में कैसा होता है. मैं आपको दिखाता हूँ एक सर्किट, मैं आपको दिखाता हूँ. ये एक सर्किट है, आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा. तो इसमें आपको ये जो दिख रहे हैं ये आपके कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस बाद में पढ़ेंगे. आपको ये दिख रहा होगा एक छोटा सा ये रे. ठीक है, लेट मी जूम इट ऑन दिस वन. सो दिस ये है आपका रेजिस्टेंस. इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं. आप देखें तो ये ट्रांसफार्मर है, ये बहुत सारे एलिमेंट हैं. यहाँ पे कुछ डायोड, एनोड, एम्पलीफायर, बहुत सारे एलिमेंट लगे हैं. ये रेजिस्टेंस है, ये जो आपको दिख रहा है. देखिए यहाँ पे R1 लिखा होगा. आई थिंक आपको क्लियर शायद ना दिख रहा हो, पर दिस R1 ये रेजिस्टेंस है आपका, ये हमारा रेजिस्टेंस है. ओके, सो ओके, आई होप क्लियर होगा दिस रेजिस्टेंस. अगर मुझे कोई और अच्छी सर्किट मिलती है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा. हालांकि आप नेट पे थोड़ा और इसके बारे में और देख सकते हैं, पर इसकी ज़रूरत नहीं है. बट बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता कि ऐसा होता है रेजिस्टेंस. ओके, सर्किट में से यूज़ करते हैं. ये कंडेंसर का एक पूरा सर्किट एलिमेंट है. ऐसे सर्किट होते हैं. ओके ओके, वन पॉइंट मोर कि मैंने आपको दिखाया ना कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये रेजिस्टेंस है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस इसके अलावा और किसी और तरह नहीं हो सकता. नहीं, ये जो वायर आप देख पा रहे हैं, दिस इज वायर. ऐसे कनेक्टिंग वायर फिजिक्स लैब में बहुत सारे हैं. तो ऐसे वायर जो आप देख पा रहे हैं ना, इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा. इसके पास लेंथ है, इसके पास एरिया क्रॉस सेक्शन है, इसके पास एक रेजिस्टिविटी होगी, तो इसके पास भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा. ये जितने भी वायर आप देख पा रहे हैं, मतलब इसमें जो सारे वायर हैं सबका एक रेजिस्टेंस होगा. ये मैंने आपको जो दिखाया दिस रेजिस्टेंस, ये तो एक एलिमेंट है जिसे हम सर्किट में यूज करते हैं. सो बेसिकली तो रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ वैसा ही होगा. रेजिस्टेंस बहुत तरह से हो सकता है. जैसे कि मान लीजिए कि एक वायर लीजिए, एक कंडक्टर है, तो उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा. ये जो पेन की निब आपको दिख रही है, ये अगर ये भी मेटल होती है तो ये भी इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा. इवन जो एयर है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया, तो उसका रेजिस्टेंस होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इनफाइनाइट. और जो कॉपर वायर होता है उसका भी रेजिस्टेंस लेकिन बहुत कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0. इसे हम शॉर्ट सर्किट मान लेते हैं. तो रेजिस्टेंस और भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो हम सर्किट यूज करते हैं उसी तरह जिस तरह मैंने आपको दिखाया. और लेकिन इसके अलावा भी होता है रेजिस्टेंस हो सकते हैं. ओके, सो ये तो ही रेजिस्टेंस के बारे में बातें. अब मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू टॉपिक. फैक्टर ऑन विच resistance depends. Basically I have to tell you one formula, that is R is equal to rho L upon A. ओके, मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ में क्या क्या है. What is R? ये तो रेजिस्टेंस है. अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट एकदम. लास्ट ईयर मैंने आपको एक पॉइंट बताया, समझाया था व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर, और मैं बताया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर. तो आई आपको याद होगा कि स्केलर इज अ क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो एक छोटा सा पॉइंट का यूज नहीं आएगा इसका, फिर मैं बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है. ओके, रेजिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? दिस इज स्केलर, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. वोल्टेज भी, हालांकि इस चैप्टर में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. इस चैप्टर में वोल्टेज भी एक ऐसी क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. मीन दिस इज वोल्टेज आल्सो है, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल. सो these two और potential difference voltage, these all are scalar quantities. करंट के पास डायरेक्शन होता है, बट दैट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. आई होप आपको याद होगा कि करंट एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मैंने थोड़ा सा बताया एक्सेप्शन है. एक्चुअली एक्सेप्शन नहीं है. बेसिकली व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर ऑफ अलजेब्रा. करंट वेक्टर ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है.
करंट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। इन सिंपल मैं कह देता हूँ, आप ये समझिए कि इस चैप्टर में कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं जो वेक्टर हो, सब स्केलर हैं। दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज रो? दिस इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, व्हाट डू मीन बाय रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी का मतलब होता है अगर आप कोई कंडक्टर लें, कंडक्टर उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर रखें और उसके लेंथ को 1 मीटर रखें, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को रेजिस्टिविटी कहा जाएगा। हालांकि अभी मैं डिफाइन कर दूंगा थोड़ी देर में, बट फॉर द टाइम बीइंग assume this is the resistivity. What is length? What is L? L is the length of conductor. Length of conductor. ओके, इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है। व्हाट इज ए? ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ओके, सो एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, रो इज रेजिस्टिविटी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं आपको। लेट्स से दिस इज अ कंडक्टर। अब मैं कंडक्टर को मतलब एक सिलेंडर या वायर शेप दे रहा हूं। एक छोटा सा पॉइंट है मैं जो आपको समझाना चाहता हूं। लेट्स से हमने पोटेंशियल यहां लगाया है ऐसे, ये बैटरी है और मैंने ऐसे पोटेंशियल लगाया है। ओके, तो करंट आया होगा, वो क्लियर होगा कैसे फ्लो होगा, करंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल और ऐसे पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, सो दैट इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट। प्रैक्टिकल में क्या होता है? प्रैक्टिकल में, अच्छा मैं अभी थोड़ी देर आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल में करंट कैसे फ्लो होता है। किरचॉफ लॉ के बाद, इसका मैं किरचॉफ लॉ बताऊंगा आपको। उसके बाद बेसिकली क्या शुरू होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होता है, तो हम उसके जस्ट अपोजिट, मैंने कन्वेंशनल शुरुआत में आपको थोड़ा सा बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होता है तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ उसका अपोजिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। दैट इज द सेम थिंग। ओके, इन कॉन्सेप्ट दैट इज द सेम थिंग। तो यहाँ पे लेंथ क्या होगा? यहाँ पर जो लेंथ होगी आप हमारी, वो लेंथ ये होगी, दिस विल बी लेंथ ऑफ कंडक्टर। एंड व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां बनेगा, ये तीनों सेम ही होंगे। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन तीनों सेम ही होगा। मतलब अगर आप इसको ऐसे कट कर दें तो आपको जो एरिया मिलेगा क्रॉस सेक्शन पे, उसके यहां पर वो उसे कहेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेटल पर डिपेंड करती है और हर मेटल की अलग अलग होती है। तो इसका सबरी प्रॉपर्टी होगी, वो सिर्फ इसकी मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, इसका सबरी रेजिस्टिविटी होगी। ओके, पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो लेंथ है वो कैसे मेजर होता है? डेट इज मेजर अलोंग द करंट। मतलब करंट यहां से यहां फ्लो होगा ना, अलोंग द करंट। एरिया क्रॉस कैसे मेजर होता है? परपेंडिकुलर टू करंट। इसके परपेंडिकुलर एरिया, करंट के जो परपेंडिकुलर में एरिया आएगा। आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं एक और डायग्राम बनाकर। जस्ट सी दिस वन, दिस इज अ क्यूबॉइड। ओके, हमने एक बैटरी ऐसे लगाई और तो करंट ऐसे फ्लो होगा। लेट्स से दिस वन इज, this length is A, this length is B and this length is C. तो इसका रेजिस्टिविटी इज रो, इट इज गिवन एज रो और कैन से या रो। तो व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ दिस? रेजिस्टेंस वी विल राइट एज आर रो। व्हाट विल बी लेंथ? ए बी सी में से कौन सा लेंथ होगा? आई वो क्लियर होगा कि लेंथ होगा ए, क्योंकि इसके अलोंग करंट फ्लो हो रहा है। दिस विल बी ए अपॉन what will be the area of cross section? That will be BC. this will be the area of cross section. okay, बहुत डीप में नहीं जाएंगे ये। अच्छा, मैं आपको जितना बता रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ कि उससे बाहर का सिलेबस में कुछ नहीं आएगा। इनफैक्ट अभी हम लोग बोर्ड के पेपर, मैं आपको दिखाऊंगा बोर्ड का पेपर और बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली जो बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं इसी साल। अगर मुझे बोर्ड के क्वेश्चन नहीं मिले तो मैं आपको
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF डाल दूंगा या उसके फोटो डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, सर्किट पे क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उसके बाहर का नहीं आएगा। मैं आपसे जहाँ भी आपको लगे बहुत टिपिकल हो रहा है, समझिए वो एक्सट्रीम पर है। तो अगर आपको लग रहा है बहुत टिपिकल है तो मैं बता दूँ ये एक्सट्रीम है, मतलब इसके बाहर नहीं आएगा इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन। हालांकि इससे और क्वेश्चन भी हम करेंगे, ये तो बस एक सिंपल एग्जांपल है। तो आपको दिख रहा होगा कि ए जो है वो अलोंग द करंट है और बी ये एरिया है, तो वो एरिया क्या होगा, बी इंटू सी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ आपका मान लीजिए बी है और ब्रेथ आपका सी है, तो एरिया विल बी, एरिया क्रॉस सेक्शन विल बी बी इंटू सी। अच्छा, अब मैं इसी कंडक्टर को इसके ओरिएंटेशन को चेंज करता हूँ। लेट मी चेंज इट्स ओरिएंटेशन। सो आई एम चेंजिंग इट something like this. So again I am connecting battery as this. Okay, again this is, ये वही ऊपर वाला ही कंडक्टर है। Okay, let me write with some other pen. So this is A, okay, this is B, and this is C. What we have done, just जैसे कि assume कीजिए this is a conductor, तो पहले ये ऐसे था, अब हम इसे ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। okay, we are connecting it something like this. okay, so A B C. Now current will flow like this. Again you all people tell me what will the formula of resistivity is rho. okay, so resistivity is rho. Again you all people tell me what is the formula of resistance, R. आई होप क्लियर होगा कि रो तो यहाँ होगा, लेंथ इसका कितना लिखेंगे, इस कंडक्टर का लेंथ हम क्या लिखेंगे, इस कंडक्टर का हम लेंथ लिखेंगे C. आई होप वो क्लियर हो रहा है, दिस विल बी C upon what will be the area of cross section, area of cross section will be this one, this area which I am, okay, so this will be A into B, और कैसे B into A, both is correct. so इसका रेजिस्टेंस होगा R is equal to रो सी अपॉन ए बी, और इसका रेशियो होगा आर इक्वल टू रो ए अपॉन बी सी। ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। तो देखिए क्या ये दो अलग अलग कंडक्टर हैं? नहीं, ये सेम कंडक्टर है, इनकी डायमेंशन भी सेम है, इनकी रेजिस्टिविटी भी सेम है, इनकी प्रॉपर मतलब ये दोनों सेम, दिस टू आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। व्हाट वी हैव चेंज, वी हैव जस्ट चेंज द ओरिएंटेशन और एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज। हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है, जो बैटरी लगाई है, हमने बस उसके ओरिएंटेशन को चेंज किया है, एंड द रेशियोज विल गेट चेंज। मतलब कि आप उन दोनों पॉइंट पर कैसे लगाते हैं, किसी कंडक्टर के क्रॉस आप कैसे पोटेंशियल लगा रहे हैं, रेजिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करेगा। अगर और डीप में बात मतलब एकदम एग्जैक्ट बात करें तो रेजिस्टेंस डिपेंड इस तरह करेगा क्योंकि उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फ्लो ऑफ करंट पे बेस्ड है। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट this is length of conductor, this is length of conductor which is along the current, and this is area of cross section of conductor which is perpendicular to the current। और जब हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल चेंज करेंगे, सो लेंथ एंड कंडक्टर गेट चेंज बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल गेट चेंज। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको जैसे कि इस केस में ये वायर है, हमेशा हम वायर को ऐसे कनेक्ट करते हैं ना, दो पॉइंट पर ऐसे, लेकिन अगर आप ऐसे कर नहीं सकते कनेक्ट ऐसे और ऐसे, लेकिन अगर मान लीजिए इसकी विड्थ थोड़ी बहुत ज़्यादा होती और हम इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं तो इसकी रेशियोटी उस हिसाब से बदल जाती। ओके, सो आई होप दिस विल बी क्लियर। ओके, नाउ डिस्कस दिस ऑल 4 पॉइंट्स जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेट्स टेक द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज लेंथ। लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसमें कुछ नया नहीं समझाने को है, मैंने मतलब जो भी इसमें था वो मैंने समझा दिया है, बस फॉर द थ्योरेटिकल पर्सन आई एम राइटिंग ऑल द पॉइंट्स। ओके ओके, सो रेजिस्टेंस इज directly proportional to the length of conductor, as we know that R is directly proportional to L,
and if we increase the length of conductor by maintaining ratio of area cross section constant, मतलब कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टिविटी लेट्स से मतलब मटेरियल और उसकी मटेरियल एंड इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन मीन्स उसकी विड्थ और सॉरी इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम चेंज ना करें, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दें, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. इट इज ऑल्सो गेट इंक्रीज और ऑल्सो आई कैन से वाइस वर्सा मीन्स इफ वी डिक्रीज length of conductor by maintaining resistivity in area of cross section constant, its resistance will decrease. So means अगर आप ये वायर देखें and you just see this wire, so this one and this one, तो इन दोनों वायर्स में अगर आप मतलब दोनों का कंडक्टर मटेरियल सेम है. ओके लेट मी रिमूव दिस वन. सो दिस इज देयर इज ओनली टू वायर. ओके सो अगर इन दोनों वायर को आप देखें तो इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. आई होप लेट्स से इसके जितना आपको वायर दिख रहा है ये उतना ही बड़ा वायर है. इसके हालांकि इसके इधर हिस्सा है पर आप उसे मतलब अभी के लिए भूल जाइए, मैं इसे अभी कट नहीं कर सकता यहाँ पर. तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो इस वायर के रेजिस्टेंस से बड़ा होगा क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है और दोनों की एरिया क्रॉस भी सेम है, लेकिन इसका लेंथ इससे ज़्यादा है. दिस इज व्हाट इज मीन बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर, हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर. सिमिलरली second point is, okay, I can say one more point, that resistance is directly proportional to L. Okay, so that is in simple form all this statement what it states. Next one is area of cross section of conductor. Area of cross section of conductor. Now this is a little bit different. Okay, let me write the statement. Okay, I'm writing it. Resistance is inversely. What do you mean inversely? Inversely means opposite wise. Inversely proportional to area of cross section, that is if we increase that is if we increase area by keeping resistivity and length fixed, or you can say constant, fixed, its resistance will I hope you will get correct, that is decrease. Okay, it means resistance is inversely proportional to 1 by A. आई होप आपको क्लियर भी होगा यहाँ से. मैं एक सिंपल एग्जांपल से क्लियर कर सकता हूँ, जैसे कि लेट्स से रो एल और ए तीनों 1 है तो रेजिस्टेंस कितना आएगा 1 ओम. फिर आपने क्या किया, ए को 2 कर दिया, ये दोनों 1 ही हैं और आपने इसे 2 कर दिया, फिर कितना आएगा 0.5. मतलब जब आप ए को 2 कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस 1 से 0.5 में घट रहा है. दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट. इफ वी इंक्रीज द एरिया by keeping resistance and length fixed, by keeping resistivity and length fixed, resistance will get decreased, or you can say vice versa. अगर आप इसे डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा. Okay, so I hope this will be clear. Now let me write third point, that is resistivity. Sometimes it is also means एक नया वर्ड यूज कर लेते हैं कभी-कभी इसके लिए. इसे क्या कहते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल. Nature of material, because for every two different materials resistivity will be different. That is why हम कभी resistivity क्या कहते हैं, nature of material. Okay, resistivity is the resistance. Now resistivity is the resistance offered by a conductor of unit length, means its length should be 1 unit of unit length, and unit means 1
क्रॉस सेक्शनल एरिया. Okay, so basically what is the resistivity? Resistivity is the resistance offered by a conductor of unit length and unit cross section area. Basically इसे represent करते हैं रो से. Okay, let me write one more point. Represented by rho. This one read as RHO. Okay, represented by rho, read as RHO, rho. This is a proportionality constant. Proportionality constant. ना व्हाट डू मीन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. आई होप क्लियर होगा कि जैसे मैंने बताया था वी जेड इक्वल टू आई, हमारे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था आर रेजिस्टेंस. उसी तरह जब रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं तो आर रेजिस्टेंस जो होता है इसे रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, इसे यहाँ लिख लेते हैं. दिस इज ए, दिस इज रिप्रेजेंट बाय एल. ओके, एल ए, दिस इज रिप्रेजेंट बाय रो. ओके, सो जैसे कि हमने कहा ना रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो अगर हम इन दोनों को क्लब अप करें, सो आई कैन से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, बट देयर इज नो इक्वलिटी कांस्टेंट. टू पुट इक्वलिटी वी हैव टू ब्रिंग अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज नोन एज रो. आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. So what is rho? Rho is the proportionality constant. Now how to define a rho? तो rho को इस तरह डिफाइन करते हैं. If L is equal to 1, okay, let me say unit 1 meter square, that is unit, and A is equal to 1 meter square. What is R? R is equal to L. अब आप कहें कि सर यहाँ पे R1 ओम होगा. नहीं, R1 ओम नहीं होगा. रो डिपेंड करता है अलग अलग मीडियम. जैसे कि मान लीजिए मैं एक वायर लेता हूँ, ये वायर देखिए, तो इसका जब मैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लूँगा और 1 मीटर स्क्वायर का लेंथ लूँगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही इसका रेजिस्टिविटी होगा. ओके, अगर मैं इसकी जैसे कि मान लीजिए ये वायर है एल्युमिनियम की, अगर इसकी जगह मैं कॉपर वायर लेता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस अलग आएगा, तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी. तो बेसिकली इस केस में जो आपका रेजिस्टेंस होता है इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. ओके, so this is what do we mean by resistivity. Okay, one more point. जो रेजिस्टिविटी है ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती. रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है. व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दिस? दैट जैसे मान लीजिए ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम है. अगर आप इसका ऐसा वायर बनाएं या फिर आप इसका ऐसा वायर बनाएं, लेट्स से दिस पूरी पेन आपकी एल्युमिनियम की बनी हुई है, तो इन दोनों वायर अगर ये एल्युमिनियम से दोनों बने हैं तो इन दोनों का लेंथ अलग है, एरिया क्रॉस सेक्शन अलग है, इनका रेजिस्टेंस भी अलग होगा, बट दिस बोथ विल हैव सेम रेजिस्टिविटी. मींस रेजिस्टिविटी मींस नेचर ऑफ मटेरियल. इफ that is made of same nature of material, then it will have same resistivity. So I will say one point, that resistivity is a constant is a constant for same nature of material or same material, or you can say irrespective of length and area, especially area of cross section. Okay, let me write full area of cross section. Okay, so if resistivity is constant for सेम मटेरियल इरेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर सेम मटेरियल के दो अलग अलग कंडक्टर बने हैं जिनका लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस तीनों अलग अलग है, लेकिन उनका अगर सेम मटेरियल बने हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी. दिस इज व्हाट आई मीन बाय सेइंग. ओके, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आप अगर कोई भी मतलब बुक देखें तो इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊँ कि लास्ट ईयर आई थिंक प्री बोर्ड का क्वेश्चन भी है ये, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. नाउ
SI unit of resistivity. First let me write the what is the formula of resistivity. R is equal to rho L by A, ये तो आपको पता ही है. What is rho? What is formula for rho? So rho is equal to R into A by L. I am manipulating this. So let me put the unit of all three quantities. So we will get unit of rho is equal to, what is unit of R? SI unit, that is ohm. What is SI unit of area? That is meter square. SI unit of length, that is meter. So अगर आप इसे solve करें तो you will say that SI unit of resistivity, or you can say rho, will be equal to ohm meter. Okay, so I hope ये आपको क्लियर हो रहा होगा. So SI unit of resistivity is equal to ohm meter. Okay, I think वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है. So I'm sum up this. नेक्स्ट क्लास में इसमें मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा. एक क्वेश्चन मैं आपको एक छोटा सा दे देता हूँ. यू कैन सॉल्व अ वेरी इजी क्वेश्चन और फिर इस क्लास को एंड अप करते हैं. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर with resistivity of 15 ohm meter and length of 12 meter and area of cross section of 180 meter square. So simple, it's like put the data and get the answer type question. So okay, so let's complete this. means इस लेक्चर को अब ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा भी हो रहा है और आई डोंट नो आप एक साथ इसे देख पाएंगे. ओके, आप एक साथ नहीं देख पाते तब से मतलब 2-3 बार में देख सकते हैं. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा. इजी क्वेश्चन है. मैं इसके एक्चुअली डाटा मैंने अपने मन से अभी भी लिया है तो इसमें मुझे आंसर याद नहीं. आप जो भी आपका आंसर आएगा, अगर आपने कोई सिली मिस्टेक नहीं की है एटलीस्ट, तो यू कैन एश्योर दैट योर आंसर इज करेक्ट. सो अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने कंप्लीट किया. आई थिंक लेंथ रेजिस्टेंस पूरा हो गया है. अगली क्लास में हम शुरू करेंगे व्हाट आई कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल. ओके, सो आई थिंक वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस. ओके, सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड. अच्छा, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इनफैक्ट आप और भी तरीके सोर्सेज से पूछ सकते हैं. आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. और अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. मैं उसका आंसर वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा. एक पॉइंट और कि वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ तो हो सकता है थोड़ी देर का मतलब है कि 3 से 4 घंटे इस वीडियो की अच्छी क्वालिटी आपको ना मिल रही, मतलब 360p के ज़्यादा ना मिले हो सके, लेकिन बाद में ये अवेलेबल हो जाता है क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ी सी क्या कहते हैं, हाई डेफिनेशन प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है. एक ही रीज़न है. और जो पहले वीडियो में अपलोड करता था उसकी क्वालिटी बहुत कम रखता था क्योंकि मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होती थी. अब लेकिन नॉर्मली ठीक है. और अगर आपको अभी भी लगता है कि क्वालिटी अभी भी पुअर है तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं. मैं इससे और अच्छी क्वालिटी अपलोड करूँगा. एक्चुअली अच्छी क्वालिटी के वीडियोज़ जो होते हैं, मतलब हाई डेफिनेशन के जो वीडियोज़ होते हैं, वो उनकी साइज़ ज़्यादा होती है तो अपलोड करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है. इसलिए ये रीज़न है. तो ठीक है, जैसे आपको सूटेबल होगा यू कैन इन्फॉर्म मी. आई विल ट्राई माई बेस्ट व्हाट आई कैन डू फॉर यू. इस क्लास को कंप्लीट करते हैं. आप इस क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा और प्लीज़ मुझे पोस्ट करके जरूर बताइएगा आपको ये मतलब क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आया और आपको कोई डाउट है या नहीं. हाउ यू सी दिस वीडियो. ओके, फॉर दैट थिंग, जय हिंद.